Good morning, everybody. Let's continue our topic ionic equilibrium. In my last session, I had discussed about solubility product, and in that article we had studied about those salt which are sparingly or negligibly soluble in water. Let's continue the same topic, the discussion about salt. Today we'll discuss about salt hydrolysis, and under this article we'll discuss those salt which are largely soluble in water. हम उन सॉल्ट को समझेंगे जो पानी में काफी अच्छे डिसॉल्व होते हैं, एंड सच सॉल्ट आर जनरली फाउंड इन सी वाटर. ऐसे सॉल्ट हमको समुद्रों में मिलते हैं, और वो समुद्रों में इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल है. वो कहीं पर भी होते हैं, बारिश के दौरान पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और बहते हुए नदी नालों के थ्रू बहते हुए समुद्रों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए यह सॉल्ट समुद्रों में मिलते हैं. अब पहले हम ब्रॉडली समझ लें कि इन सॉल्ट का नेचर बिहेवियर कैसा होगा. हम अच्छी तरह से जानते हैं हाउ दिस सॉल्ट आर फॉर्म्ड. एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट. एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान द प्रोडक्ट इज वाटर एंड सॉल्ट. Depending on the nature of acid and base, acid generally used to contribute anion and base used to contribute cation for the salt. जैसे हम NaOH, हम NaCl की बात करें. NaCl is a salt that we had obtained by the neutralization reaction of HCl and NaOH. HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है. NaOH ने सोडियम आयन दिया, HCl ने क्लोराइड आयन दिया, दोनों आपस में रिएक्ट करे, वाटर मॉलिक्यूल बना और NaCl बना. हम कहते हैं जब सॉल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं, नाउ एसिड मे बी स्ट्रॉन्ग, मे बी वीक, बेस मे बी स्ट्रॉन्ग, मे बी वीक. Depending on the nature of acid and base, we may have 4 types of salt. Salt of strong acid, strong base. Salt of strong acid, weak base. Salt of weak acid, strong base. Salt of weak acid, weak base. इस तरह से 4 तरह के सॉल्ट हो सकते हैं. सबसे पहले हम क्यों ना मोटा मोटा यह समझ लें कि इन सॉल्ट का बिहेवियर कैसा होगा, फिर हम बड़े डिटेल में समझेंगे इसके पीछे मैथमेटिक्स और इसके पीछे मैथमेटिकल इक्वेशंस. मैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्ट लिखता हूं. चार तरह के सॉल्ट लिखूंगा. सबसे पहले सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. दूसरा सॉल्ट ऑफ strong acid and strong base. The third type of salt is salt of weak acid and weak base. And lastly, salt of strong acid and strong base. Depending on the nature of acid and base, वीक एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, वीक बेस हो सकता है.
स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में इधर मैं चेंज करूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बेस वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस तरह से 4 तरह के सॉल्ट हुए। अब पहले कुछ एग्जांपल, लेट्स रिकॉल स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है? HCl, HNO3, H2SO4, दिस आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड भी हम क्यों ना पहले एक बार सोच लें। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, एसिटिक एसिड, दिस आर वीक एसिड। जब हम वीक एसिड की बात करेंगे तो वीक एसिड मतलब HCN, एसिटिक एसिड और H2S, इनके जो सॉल्ट है वह सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं? NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। अब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हो सकते हैं, जरा देखिए। मैं लिखता हूं सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों को मिलाकर बना गया यह सॉल्ट। एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा सोडियम एसिटेट और वाटर, या दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पोटेशियम साइनाइड, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCN वीक एसिड, दोनों को मिला के KCN। कैल्शियम सल्फेट, such are the salt of strong base and weak acid। अब इन सॉल्ट का हमने सोडियम एसिटेट पानी के अंदर डाला, हमने KCN पानी के अंदर डाला या कैल्शियम सल्फेट पानी के अंदर डाला, तो उस सॉल्ट का बिहेवियर कैसा होगा इसे भी मैं समराइज यहीं पर कर देता हूं, मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। Since base is strong and acid is weak, बेस के स्ट्रांग होने से इन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। एसिड वीक है, इनका एसिडिक नेचर दिखाई नहीं देगा, इनका बेसिक नेचर ज्यादा दिखाई देगा। देयर एक्वस सॉल्यूशन वुड बी बेसिक इन नेचर। Aqueous solution is basic, इनका aqueous solution basic होएगा। aqueous solution basic होने का क्या मतलब हुआ? यदि हम इस सॉल्यूशन का pH ऑब्जर्व करेंगे, we'll find their pH greater than 7। बेसिक सॉल्यूशन का pH greater than 7 होता है, 7 से 14 के रेंज में होएगा। अब डिपेंड करेगा, जितना बेस ज्यादा स्ट्रांग होएगा, जितनी एसिड ज्यादा वीक होएगी, उतना ही ज्यादा यह सॉल्यूशन बेसिक होएगा, उतना ही पीएच 7 से अधिक होएगा, 14 के रेंज में जाएगा। पर पीएच 7, 8, 9 हम देखेंगे ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन का। इफ वी टेस्ट सच अ सॉल्यूशन, यदि हमने पानी के अंदर सोडियम एसिटेट डाल दिया और वो जो सॉल्यूशन बना उसको यदि हम टेस्ट करेंगे, इट वुड टेस्ट बिटर, वह हमें कड़वा लगेगा। बेस जनरली टेस्ट बिटर, जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो कड़वे लगते हैं, इनके सॉल्यूशन को टेस्ट करने पर वह हमें कड़वे लगेंगे। इसी तरह से सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यह कैसा होना चाहिए? हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, H2SO4, HNO3। वीक बेस है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, दे आर वीक बेस। अब इनके सॉल्ट इसी समय हम सोचते हैं NH4Cl, NH4OH और HCl को मिलाकर बना गया
NO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और HNO3 को मिलाकर बना गया AgCl. सच आर द सॉल्ट ऑफ, ढेर सारे सॉल्ट हो सकते हैं, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एनिलीन, एनिलीन और HCl को मिलाकर बना गया एनिलियम क्लोराइड, एनिलीन वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों को मिलाकर बना गया यह सॉल्ट. दिस आर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. अब इनका नेचर कैसा होगा, एग्जांपल्स देखने के बाद इनका नेचर भी हम देखेंगे. एसिड इसमें स्ट्रॉन्ग है और बेस इसमें वीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर डोमिनेट करेगा, वीक बेस होने की वजह से बेसिक नेचर सबमिसिव रहेगा. इनके एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक नेचर के होंगे. दे वुड फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन. इन सॉल्ट को जब पानी के अंदर डालेंगे और एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वह जो सॉल्यूशन बनेगा वह एसिडिक रेंज में होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा. एसिडिक सॉल्यूशन होगा मतलब उसका पीएच क्या होगा भाई, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच हमेशा 7 से कम होता है. देयर पीएच वुड बी लेस देन 7. कितना कम होएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एसिड कितनी स्ट्रांग है, बेस कितना वीक है. जितना बेस ज्यादा वीक होएगा और एसिड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होएगी ये उतना ही ज्यादा एसिडिक होएगा, उतना ही पीएच उसका कम होएगा. और खास बात, इस सॉल्यूशन के एसिडिक नेचर को समझा कैसे जा सकता है, हल्का सा आप टेस्ट करके देख सकते हैं. टेस्ट करने पर यह सॉल्यूशन आपको खट्टे लगेंगे. दे वुड टेस्ट सॉर, दे वुड टेस्ट सॉर. एसिडिक सॉल्यूशन खट्टे होते हैं, एसिड जनरली खट्टी होती है. सबसे पहले हमने इस बात को डिस्कस करा था, वही चीज मैं इधर रिपीट करवा रहा हूं. अब तीसरी कैटेगरी का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. हमें वह सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस को लेकर बना हुआ है, जो पानी में सॉल्युबल है. जरा सोचते हैं पहले कुछ ऐसे एग्जांपल. अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, एसिटिक एसिड वीक एसिड. इन दोनों को मिलाकर हम कौन सा सॉल्ट बना सकते हैं, अमोनियम एसीटेट. यह अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4, अमोनियम साइनाइड NH4CN. Such are the salt of weak acid and weak base. अब जरा सोचिए, इन सॉल्ट का सॉल्यूशन किस तरह का होगा. एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है. दोनों ही जब वीक है, ना तो एसिड डोमिनेट कोई खास कर पाएगी, ना बेस कोई खास डोमिनेट कर पाएगी. हम कहते हैं दे वुड मेक अ नियरली न्यूट्रल सॉल्यूशन. एग्जैक्टली न्यूट्रल तो नहीं होएगा, नियरली न्यूट्रल सॉल्यूशन. नियरली न्यूट्रल सॉल्यूशन. आई मीन टू से इनका पीएच एग्जैक्टली 7 नहीं होगा, 7 के कहीं आसपास हो सकता है, ऊपर नीचे. मैं पीएच नियरली इक्वल टू 7. ऊपर भी हो सकता है 7 से और पीएच 7 से नीचे भी हो सकता है. ये तो अब डिपेंड करेगा कि रिलेटिवली कौन वीकर है या रिलेटिवली इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर है. इनमें रिलेटिवली यदि एसिड स्ट्रांग हुई तो वो स्लाइटली एसिडिक होएगा, पीएच 7 से हल्का सा कम होएगा. और रिलेटिवली यदि इसमें से बेस स्ट्रॉन्गर हुआ
दोनों ही वीक है, मगर रिलेटिवली यदि बेस स्ट्रांग हुआ तो सॉल्यूशन बेसिक होएगा और पीएच स्लाइटली 7 से अधिक भी हो सकता है। एग्जैक्टली क्या होएगा, इसके लिए हम मैथमेटिक्स समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, आगे बड़े डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। नाउ हाउ डज इट टेस्ट? वंस अगेन it may taste slightly either sour or slightly bitter, or it may taste salty, saline, न खट्टा न नमकीन। पीएच यदि बिल्कुल 7 के आसपास ही है तो वह ना आपको खट्टा लगेगा ना आपको कड़वा लगेगा, वह आपको नमकीन लगेगा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। मैं ऐसे एग्जांपल पहले लिख दूं, NaCl, KNO3, CaSO4. Such are the examples of strong acid and strong base. NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को लेकर बना हुआ, KNO3, CaSO4। ना तो एसिड डोमिनेट कर पाएगी ना बेस डोमिनेट कर पाएगा इन सॉल्ट में। आप अच्छी तरह से जानते हो, पानी के अंदर यदि NaCl डाल दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनता है, कॉमन सॉल्ट हमारे घरों में होता है, वह कॉमन सॉल्ट यदि पानी के अंदर डाल दिया जाए तब जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा लगता है? क्या वह आपको खट्टा लगता है? नहीं, वो एसिडिक नहीं है। क्या वह आपको कड़वा लगता है? नहीं, मतलब वह बेसिक भी नहीं है। न वह खट्टा है न वह कड़वा है। खट्टा और कड़वा को मिला के जो टेस्ट बनता है दैट इज नमकीन, वह सलाइन, सॉल्टी लगता है। And that is NaCl solution. It's neither acidic nor basic, it's a neutral solution. यह एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। इनका pH होता है 7 and they generally have got salty taste. इनका टेस्ट सॉल्टी होता है, सलाइन होता है। दिस इज द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ लार्जली सोल्यूबल सॉल्ट। हम उन सॉल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो लार्जली सोल्यूबल है, और लार्जली सोल्यूबल सॉल्ट के हमने 4 टाइप बताया और इन चारों का एक ब्रीफ आउटलाइन बताया। अब मैं बड़े डिटेल में यह समझाऊंगा कि किस तरह से यह सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यह जो सॉल्ट है किस तरह से यह एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, कैसे यह एक बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है, कैसे वहां पर हाइड्रोक्सिल आयन दिखने लगते हैं, कैसे वहां पर H पॉजिटिव आयन कम हो जाते हैं, और किस तरह से उसका pH 7 से एक्सीड कर जाता है। और यदि 7 से एक्सीड कर जाता है तो एग्जैक्टली उसका pH क्या होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, एग्जैक्टली उसके पीछे किस तरह से मैथमेटिक्स सोची जा सकती है, किस तरह से इक्वेशंस लिखी जा सकती है, मैं वह अब फॉर्मूले डिराइव करूंगा। किस तरह से यह बिटर टेस्ट करने लगता है, किस तरह से इस सॉल्ट के सॉल्यूशन को हम पानी के अंदर किस तरह से बिहेव करता हुआ देखेंगे बड़े डिटेल में। इसके बाद में मैं यह समझाऊंगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, किस तरह से यह एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है, किस तरह से इसमें H पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, pH इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, क्या एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, व्हाट इज मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस। मैं एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में चारों सॉल्ट को समझाऊंगा। माय नेक्स्ट आर्टिकल इज डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ऑल दिस 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन। लेट मी कंटिन्यू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सॉल्ट। मैं अब समझाता हूं आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इन दिस आर्टिकल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम सबसे पहले क्या समझ रहे हैं, इसको पहले से दिमाग में बैठा लें। प्योर वाटर है और उस प्योर वाटर में हमने प्योर सॉल्ट डाला है। 1 लीटर पानी ले लिया गया है और 1 लीटर पानी के अंदर हमने सॉल्ट डाला है, कोई सा भी सॉल्ट। वह एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है
और उस सॉल्ट सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा, वह एसिडिक होगा या बेसिक होगा, वह खट्टा लगेगा या कड़वा लगेगा, उसका पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू कैसी होएगी, क्या होएगी, उसे किस तरह से लिखा जा सकता है, उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। ध्यान रहे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगाते समय इट्स ओनली द प्योर सॉल्ट इन प्योर वाटर, देयर इज नो अदर इलेक्ट्रोलाइट। कोई वहां पर एसिड नहीं होनी चाहिए, कोई वहां पर बेस नहीं होना चाहिए। यदि वहां पर कोई एसिड है, कोई बेस है, तो कंसेप्ट बदल जाता है। क्या कंसेप्ट लगने लगता है वो हम आगे के लेक्चर में अवश्य सीखेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट तो तभी लगाया जाएगा व्हेन सॉल्ट इज एडेड इन प्योर वाटर, no other electrolyte। प्योर वाटर में हमने सोडियम एसिटेट डाल दिया तो उसका क्या होगा। प्योर वाटर में यदि हमने NH4Cl डाल दिया तो उस सॉल्यूशन का क्या होगा। प्योर वाटर में हमने NaCl डाल दिया तो क्या होगा। प्योर वाटर में हम कोई सा भी सॉल्ट डालते हैं तो उसका बिहेवियर। एक एक करके मैं चारों सॉल्ट समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जिस ऑर्डर में मैंने लिखा था ऑलमोस्ट उसी ऑर्डर में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कोई वीक एसिड है HA हाइड्रोजन साइनाइड, H2S एसिटिक एसिड, इस तरह से वीक एसिड। और कोई स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो इससे बनने वाला सॉल्ट मैं एक जनरलाइज्ड तरीके से ऐसे लिख सकता हूं NaA। टिपिकल एग्जाम्पल जिससे मैं पूरे आर्टिकल को समझाऊंगा दैट इज सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड और NaOH को मिलाकर बना गया है सॉल्ट सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट के क्रिस्टल्स हैं। सोडियम एसिटेट के क्रिस्टल्स को हमने पानी के अंदर डाला। सोडियम एसिटेट के क्रिस्टल्स को जब पानी के अंदर डाला, उसको मिला दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब उसका सॉल्यूशन कैसा है ये हम समझना चाहते हैं। मैं पहले ही यह बात बता चुका हूं, बेस स्ट्रांग होने की वजह से बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। पीएच उसका ग्रेटर देन 7 होगा और वह कड़वा लगेगा, बिटर टेस्ट करेगा। ये सारी बात मैं पहले ही समझा चुका हूं। अब मैं प्रिसाइसली एग्जैक्टली क्या इक्वेशन, क्या एक्सप्रेशन होगा, यह समझाने जा रहा हूं इस आर्टिकल में। देखिए, जब हम सोडियम एसिटेट को पानी के अंदर डालेंगे तो सबसे पहले फिनोमेना क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट। Salt are strong electrolytes and they are almost 100% dissociated in their aqueous solution। जितना भी आपने सोडियम एसिटेट डाला है वह सारा डिसोसिएट होकर एसिटेट आयन और सोडियम आयन दे देगा। ऑलमोस्ट सारा सोडियम एसिटेट जितना भी आप डाल रहे हो, आप 0.1 मोल डालोगे, 0.2 मोल डालोगे, 1 मोल, 2 मोल, जितना भी आपने सोडियम एसिटेट डाला। फॉर एग्जांपल 1 लीटर में आपने C मोल्स डाले हैं तो पूरे C मोल्स ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाएंगे और वहां पर C मोल्स एसिटेट आयन के और C मोल्स सोडियम आयन के मिल जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कहते हैं, एसिड वीक होती है, बेस वीक होते हैं। सॉल्ट के लिए हम कोई वीक टर्म इस्तेमाल नहीं करते, सॉल्ट वीक नहीं होते। Salt are generally strong electrolytes. They are always almost 100% dissociated in their solution. इधर भी हमने वैसा ही देखा, सोडियम एसिटेट जितना भी डाला गया सॉल्यूशन के अंदर
पूरा पूरा डिसोसिएट हो गया। हम इधर बैकवर्ड एरो भी बनाने की ज्यादा परवाह नहीं करते, हमने इसे फॉरवर्ड एरो से ही दिखाया। हमने यह कहा कि लगभग रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, पूरे पूरे एसीटेट आयन पूरे पूरे सोडियम आयन बन रहे हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन है और सॉल्यूशन के अंदर एसीटेट आयन है। जरा सोचिए, पानी के अंदर एसीटेट आयन और पानी के अंदर सोडियम आयन। सोडियम आयन के बारे में सोचिए, क्या सोडियम आयन को कोई तकलीफ, कोई समस्या? नहीं, सोडियम आयन को किसी तरह की तकलीफ, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सोडियम आयन कहां से आया है? NaOH से। NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? जरा पहला लेक्चर रिकॉल करो, हमने यह बात समझाई है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए है क्योंकि सोडियम आयन स्टेबल है। पानी के अंदर यह सोडियम आयन स्टेबल है, यह इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर सकता है, पानी के अंदर इंडिपेंडेंटली घूम फिर सकता है, इसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। यह सोडियम आयन तो पानी के अंदर घूमता रहेगा। Since sodium ion is derived from a strong base NaOH, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस इसीलिए था क्योंकि सोडियम आयन स्टेबल है। इधर भी सोडियम आयन अपनी स्टेबिलिटी दिखाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस एसीटेट आयन? यह एसीटेट आयन, इसको तकलीफ है थोड़ी। यह कहां से आया है? वीक एसिड। कौन सी वीक एसिड? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक एसिड क्यों है? जरा पहला लेक्चर रिकॉल कीजिए। किसी भी एसिड की वीक, कोई सी भी एसिड वीक क्यों होती है? क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होता है। यह एसीटेट आयन अनस्टेबल है और इसके अनस्टेबल होने की वजह से ही एसिटिक एसिड वीक एसिड होती थी। इधर भी जब पानी के अंदर यह एसीटेट आयन आया है तो इसकी अनस्टेबिलिटी दिखेगी। यह एसीटेट आयन अनस्टेबल है, यह अपने आप को किसी भी तरह से स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। एसीटेट आयन के ऊपर यह जो नेगेटिव चार्ज है, ये एक तरीके से उससे नहीं संभल रहा है, ये किसी भी तरह से हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनाने की कोशिश करेगा। नाउ अब जरा सोचिए, एसीटेट आयन जो अनस्टेबल है, ये आसपास चारों तरफ किसी को ढूंढ रहा है, किसी का साथ ढूंढ रहा है। आसपास है कौन? आसपास है वाटर, सोडियम आयन। सोडियम आयन तो इसको छोड़ के जा चुका है और वो अकेला आराम से घूम फिर सकता है मस्त से। वो वापस उसके पास लौट के आने के लिए तैयार नहीं है, वो तो डिसोसिएट हो गया। अब यह एसीटेट आयन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए आसपास जो वाटर है उसी के साथ में कंबाइन करता है, उसी के साथ में रिएक्ट करता है, उसी को इस्तेमाल करता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। यह एसीटेट आयन वाटर के साथ कंबाइन करके वाटर का H पॉजिटिव आयन अपने पास खींच लेता है और हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करवा देता है और वहां पर यह रिएक्शन हो जाती है। एसीटेट आयन एक अनस्टेबल आयन है, पानी के अंदर है, चारों तरफ सिर्फ पानी है, इसने पानी से ही रिएक्ट कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल से ही रिएक्ट कर लिया, अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, एसिटिक एसिड बना लिया और वहां पर एक हाइड्रोक्सिल आयन फ्री कर दिया और यह सॉल्यूशन के अंदर फ्लोट करने लगा, यह सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंड हो गया और इसी हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से यह सॉल्यूशन बेसिक हो गया। This would form a basic solution. इसका pH greater than 7 हो गया। इस हाइड्रोक्सिल आयन को सोडियम आयन भी एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि सोडियम आयन तो वाटर के अंदर वैसे ही NaOH अलग हो जाता है। वहां पर इस तरह का एक डायनाम, नाउ दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन,
इस तरह का एक डायनामिक इक्विलिब्रियम वहां पर दिखाई देने लगता है। नाउ दिस इक्वेशन हियर, ऑब्जर्व दैट एसिटेट आयन इज reacting with water molecule. Acetate ion is getting hydrolyzed. This reaction is termed as, this equilibrium reaction is termed as hydrolysis of acetate ion. This is termed as hydrolysis of acetate ion. और यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यदि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करा जा सकता है। उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होल्ड करना चाहिए। लेट्स डिफाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटेट आयन। हम वह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, इसमें आएगा एसिटेट आयन एसिटिक एसिड इनटू हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन एसिटिक एसिड। इस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को डिफाइन करते समय इस वाटर के एक्टिव मास को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन एक्टिव मास ऑफ वाटर इज अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 55.55, जो कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में रख दी, ऊपर ले जाकर इसी के साथ में जोड़ दी, और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वी डिनोटेड बाय KH, and this KH is termed as hydrolysis constant. Hydrolysis constant of acetate ion. This is termed as hydrolysis constant of acetate ion. हम इस डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए यह हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। वी यूज्ड टू डिनोट बाय KH, एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड इनटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन अपॉन द एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। वाटर का एक्टिव मास कांस्टेंट है 55.55, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए उसको इस कांस्टेंट के साथ में जोड़ के KH लिख दिया गया। नाउ यदि यह हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, यह कांस्टेंट है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? क्या इसकी वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है? क्या इसकी वैल्यू से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करा जा सकता है? डेफिनेटली यस। लेट्स ट्राई टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ KH, या जो KH है इसकी क्या वैल्यू होगी, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, यह जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में मैं H पॉजिटिव को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखता हूं। इस तरीके से मैं इस KH में, ये KH डेफिनेशन में एसिटिक एसिड इंटू OH नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव करा अपॉन एसिटिक एसिड इंटू, मैंने H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर अब जो एक्सप्रेशन बन रहा है जरा देखिए, यह H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, यह न्यूमरेटर में दिख रहा है। न्यूमरेटर में H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर
H positive into OH negative is denoted by KW. KW, ionic product of water. अब बाकी के टर्म्स को देखिए, एसिटेट आयन इंटू H पॉजिटिव आयन अपॉन एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन इंटू H पॉजिटिव आयन अपॉन एसिटिक एसिड क्या है, जरा रिकॉल कीजिए। एसिटिक एसिड जो वीक एसिड है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। ये जो वीक एसिड, जिस वीक एसिड को लेकर हमने ये जो सॉल्ट बनाया है एसिटिक एसिड, और उस एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट डेफिनेशन दिख रही है। इन फैक्ट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। जिस वीक एसिड को लेकर सॉल्ट बनाया गया है उस वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ एसिटेट आयन इज, hydrolysis constant of acetate ion is ionic product constant of water upon the dissociation constant of weak acid. In this manner, I can determine hydrolysis constant of this conjugate base, hydrolysis constant of this acetate ion. अब हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं, जरा यह भी सोचिए। जरा सोचिए, एसिड जितनी ज्यादा वीक होएगी उतना ही उसका कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होएगा। एसिड जितनी ज्यादा वीक होएगी उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होएगा, और जितना ज्यादा वो अनस्टेबल होएगा उतना ही ज्यादा वो वाटर के साथ में कंबाइन करेगा और अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। उतना ही ज्यादा वो हाइड्रोलाइज करेगा, उतना ही ज्यादा उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होएगा। हम कहते हैं वीकर द एसिड इज, more unstable the conjugate base would be and more would be its hydrolysis and higher would be its hydrolysis constant. मैं दोबारा समझाता हूं। सॉल्ट में ये जो एनायन है, वीक एसिड से आया हुआ ये जो एनायन है, भाई केटायन की चिंता मत करो, सोडियम आयन की चिंता मत करो, तो स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, ये स्टेबल है। ये एनायन जितना अनस्टेबल है उतना ही ज्यादा यह रिएक्शन देगा, उतना ही ज्यादा हाइड्रोलाइज करेगा, उतनी ज्यादा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी, उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा। और यदि यह स्ट्रांग हुआ, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग हुई, तो उसका एनायन स्टेबल, उसका एनायन स्टेबल तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। इसी बात को हम इस इक्वेशन से भी कंक्लूड करते हैं। वीकर द एसिड इज, एसिड जितनी वीक होएगी, लेसर द Ka वैल्यू इज, लेसर दिस डिनोमिनेटर इज, ये डिनोमिनेटर उतना ही छोटा होगा, डिनोमिनेटर उतना ही कम होगा। और यदि यह डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो KH would be larger, hydrolysis constant would be larger, larger would be the hydrolysis. It's the same conclusion. जो हम फिजिकली इधर से सोच सकते हैं वही हम मैथमेटिकली इधर से कंक्लूड कर सकते हैं। हम कहते हैं वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस का हाइड्रोलिसिस ज्यादा होता है। वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वो ज्यादा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ज्यादा हाइड्रोलाइज होएगा, उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी ज्यादा होएगा। इन दिस मैनर विल डिटरमाइन KH, इन दिस मैनर विल कंक्लूड। अब सिंस दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यह एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, इसलिए पूरी तरह से 100% हाइड्रोलिसिस तो होएगा नहीं। टोटल वहां पर C मोल्स पर लीटर है, इसमें से एक फ्रैक्शन हाइड्रोलाइज होएगा। We introduce a term called degree of hydrolysis. हम एक degree of hydrolysis term introduce करते हैं। Degree of hydrolysis, उसको हम H से डिनोट कर देते हैं। Degree of hydrolysis, let us denote it by H. Degree of hydrolysis मतलब क्या? The moles hydrolyzed out of every one mole
एक मोल में से जितने मोल्स हाइड्रोलाइज होंगे, दैट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वी आर डिनोटेड इट बाय H. We have got C moles of acetate ion. Out of C moles of acetate ion, CH moles would be hydrolyzed. तो कितने मोल्स बचे रह जाएंगे? C मोल्स हमारे पास थे, उसमें से CH मोल्स हाइड्रोलाइज हो गए. C मोल्स हमारे पास एसिटेट आयन सॉल्ट से आए थे, CH मोल्स हाइड्रोलाइज हो गए. CH मोल्स के हाइड्रोलिसिस से देखिए वहां जो बचे रह गए, इधर हमेशा वहां लिखते जो मोल्स बचे रह गए, C माइनस CH मोल्स बचे रह गए. अब एसिटिक एसिड के कितने मोल्स बन जाएंगे? CH, C इंटू H, हाइड्रोक्सिल आयन के CH. अब जरा स्थिति को अच्छी तरह से समझ लीजिए. हमने प्योर वाटर लिया था और प्योर वाटर में प्योर सोडियम एसिटेट सॉल्ट डाला था. प्योर वाटर में प्योर सोडियम एसिटेट सॉल्ट डाला था. अब उस सॉल्यूशन में है क्या क्या जरा देखिए. अब उस सॉल्यूशन में काफी कम मात्रा में, नेग्लिजिबल अमाउंट में अनडिसोसिएटेड सोडियम एसिटेट सॉल्ट रहेंगे, विच वुड बी ऑलमोस्ट 0. वहां पर एसिटेट आयन रहेंगे, वहां पर सोडियम आयन होंगे, और इनफैक्ट एसिटेट आयन और सोडियम आयन के साथ साथ वहां पर अब थोड़ी एसिटिक एसिड भी बन गई है. उस सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड भी बन गई है, और इसके साथ में वहां पर ढेर सारे थोड़े हाइड्रोक्सिल आयन भी बन गए हैं. और वहां पर इस तरह से हाइड्रोक्सिल आयन के फ्रीली सस्पेंडेड होने की वजह से वह सॉल्यूशन बेसिक हो गया है, वह बिटर टेस्ट करने लगा है, उसका pH ग्रेटर देन 7 हो गया है. अब हमें बस यही समझना है कि वहां पर एग्जैक्टली कितना हाइड्रोक्सिल आयन सॉल्यूशन के अंदर है. उस हाइड्रोक्सिल आयन का जो कंसंट्रेशन है CH, ये कितना है, इसकी वजह से उसका pH कितना है, एग्जैक्टली pH और pOH वैल्यू कितनी, हम यह समझना चाहते हैं. अब इसके लिए एज आई टोल्ड यू, वहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू होल्ड करना चाहिए, इसकी डेफिनेशन होल्ड करना चाहिए. तो क्यों ना इस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की डेफिनेशन को हम अप्लाई करते हैं. KH ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं. एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन देखिए वहां पर कितना है, CH. तो एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन की जगह पर हम लिख देते हैं CH. हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है वहां पर CH, हाइड्रोक्सिल आयन की जगह पर भी CH लिख देते हैं. और एसिटेट आयन कंसंट्रेशन, एसिटेट आयन कंसंट्रेशन है वहां पर C इंटू 1 माइनस H. इस तरह से हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने भी वहां पर आयन्स थे उन सबके कंसंट्रेशंस लिख दिए. यह C कैंसिल हो जाएगा और वहां पर अब यह जो एक्सप्रेशन दिखने लगा H² अपॉन 1 माइनस H, वहां पर यह एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है. अब इधर मैं एक बात और बताता हूं. ये जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है H, यह कोई बहुत लार्ज वैल्यू नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोलिसिस फिनोमेना हो रहा है ये कोई 10, 20 या 25 या 30 या 50% के रेंज में होता हो. इतना हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. जो हाइड्रोलिसिस होता है जनरली 1 या 2% के रेंज में ही होता है. मैं इस बात को लिखता हूं, जनरली this H is small, this H is negligible as compared to 1. ध्यान रहे, एसिड जितनी वीक होती है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा होता है. एसिड जितनी वीक होती है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा होता है. मगर ये हाइड्रोलिसिस कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है. 10, 15, 20% के रेंज में नहीं होता है. 50-60% के रेंज में नहीं होता है. यह हाइड्रोलिसिस बहुत से बहुत भी होगा तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% यदि किसी का हाइड्रोलिसिस होने लगा तो बहुत ज्यादा हाइड्रोलिसिस हो रहा है. हम कहते हैं
मैंने H इज, ये तो बड़ा गलत लिख रहा हूं, H इज वेरी वेरी स्मॉल जनरली एज कंपेयर टू 1। जो H की वैल्यू है, दिस H इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। मैं यह बात लिखने के बाद इस को इस इक्वेशन में अप्लाई करता हूं कि H हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज H स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस H। न्यूमरेटर में तो H प्रोडक्ट में है, इसमें तो कोई एजम्पशन, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, मगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस H सब्सट्रैक्शन में है 1 माइनस H, एंड एज आई टोल्ड यू दिस H इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 1। Subtracting a very small quantity from a very large quantity doesn't make any difference. I can always approximate it as nearly equal to 1. 1 minus H is nearly equal to 1. 1 minus H is nearly equal to 1. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, फिर एक और बार समझाता हूं। सॉल्ट का यह जो हाइड्रोलिसिस फिनोमेना है, ये इस कॉन्जुगेट बेस के अनस्टेबल होने की वजह से यह हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और यह हाइड्रोलिसिस अभी हम जब कैलकुलेट भी करेंगे, जब KH की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो KW न्यूमरेटर में दिख रहा है 10⁻⁻40 न्यूमरेटर में। तो KH की जो वैल्यू आती है वो जनरली 10⁻⁸, 10⁻⁹ उस रेंज में आती है। इतना कम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इतना कम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू होना मतलब कि यह फिनोमेना होता तो है, मगर नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, 1 या 2% के रेंज में ही होता है, इससे काफी कम होता है। इसलिए इस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को, इस हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ऑब्जर्व करा जाएगा। दिस H इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1. 1 minus H can be approximated as nearly equal to 1. And one can always write this KH is nearly equal to H square C. I may rewrite this expression like this. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इधर से लिखा जा सकता है, KH के नीचे AC आ जाएगा, अंडर रूट कर दूंगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट ऑफ KH by C. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज नियरली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH by C. KH की वैल्यू मैंने डिटरमाइन कर रखी है, KW by KA. I may rewrite this as under root of KW by KA into C. This is degree of हाइड्रोलिसिस. इसे जब हम डिटरमाइन करेंगे तो 1-2% से कम ही आता है। यदि ज्यादा आने लगे तो वो एक अप्लाइड प्रॉब्लम हो गया, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। एनीवे आपको ऐसी सिचुएशन अभी नहीं दी जाएगी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. अब खास बात जो हमें देखना था, दैट इज व्हाट इज एग्जैक्ट हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन. हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आप इधर देख सकते हैं, इट्स अ CH. मैं एग्जैक्ट हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इधर लिखता हूं. हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज CH. It's nearly equal to C into under root of KH by C, or this hydroxyl ion concentration is under root of KH into C, or this hydroxyl ion concentration is under root of KH की into C. KH की जगह पर KW by KA into C. This is hydroxyl ion concentration in the solution. जैसा इधर दिख रहा है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन CH, तो सबसे पहले मैंने CH ही लिखा. C ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है, अंडर रूट H की जगह पर अंडर रूट ऑफ KH by C, जो इधर यह एक्सप्रेशन दिख रहा है. अंडर रूट C कैंसिल होके यह एक्सप्रेशन दिखने लगेगा अंडर रूट ऑफ KH इंटू C.
और KH की जगह पर KW by KA into C. This is the expression for hydroxyl ion concentration in the solution. अब फाइनली जो हमें इस सॉल्यूशन का समझ जाए, दैट इज व्हाट वुड बी इट्स एग्जैक्ट पीएच वैल्यू और व्हाट वुड बी इट्स एग्जैक्ट पीओएच वैल्यू. इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है इसलिए हम पीओएच वैल्यू लिखेंगे. ये जो हमने कहा है पीएच ग्रेटर देन 7 में एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होगी? 7.2 होगी या 7.5 होगी या 7.8 होगी या 8 या 9 या 10, कितनी होगी? उसे डिटरमाइन करने के लिए अब हम यह एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे और पीओएच डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे. पीओएच डेफिनेशन हम कैसे लिखते थे? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन. पीओएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन और पीओएच वैल्यू इज माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ KW by KA into C. लॉग के ऑपरेशंस वह हम इसी समय रिकॉल करते हैं और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड मैनर में लिखने की कोशिश करेंगे. दिस मैनर POH माइनस हाफ, ये टू द पावर हाफ है तो लॉग के बाहर आ गया, हाफ लॉग ऑफ और अंदर दिखने लगा KW लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ KA प्लस लॉग ऑफ C. माइनस साइन में अंदर ले लूंगा, माइनस लॉग ऑफ KW प्लस लॉग ऑफ K माइनस लॉग C दिखने लगेगा और मैं फाइनली एक्सप्रेशन ऊपर लिख देता हूं. पीएच के लिए जो फाइनल एक्सप्रेशन दिखने लगेगा मैं 2 स्टेप में लिखूंगा. POH इक्वल टू हाफ मैंने बाहर ही लिखा रहने दिया, माइनस साइन अंदर आया, माइनस लॉग ऑफ KW प्लस लॉग ऑफ KA माइनस लॉग ऑफ C. माइनस लॉग ऑफ KW के लिए PKW, लॉग ऑफ KA के लिए माइनस ऑफ PKA और माइनस लॉग C ऐसा कैसा ही. दिस इज द final POH expression for this solution. POH of the solution is half of PKW minus PKA minus log C. This is the complete mathematics of this salt, the salt of weak acid and strong base. What you need to memorize here is, जो चीजें मैंने इस समय बॉक्स में रख रखी हैं वो सारी चीज आपको मेमोराइज करनी होगी. पहले ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है कि यह हाइड्रोलिसिस कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसमें हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस की वजह से यह सॉल्ट बेसिक बनेगा. फिर आपको इसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की डेफिनेशन और उसके लिए यह एक्सप्रेशन, इसको मेमोराइज करना होगा. Thereafter you need to memorize this expression for degree of hydrolysis and finally the hydroxyl ion concentration and finally the POH value. फाइनली इस एक्सप्रेशन को रटा हुआ होना जरूरी है. जब भी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम पूछा जाए, यह कहा जाए कि पानी के अंदर सोडियम एसिटेट डाला है, उसका पीओएच क्या होगा या उसका पीएच क्या होगा, तो इमीडिएटली एकदम से दिमाग में एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए. सबसे पहले यह लिख दिया जाना चाहिए. यदि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पूछा गया तो ये सारे एक्सप्रेशन एकदम से दिमाग में आ जाने चाहिए.
लिख देना चाहिए एंड देन यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग एंड गेट द फाइनल आंसर एंड मार्क द करेक्ट आंसर। बड़े ध्यान से पूरे एनालिसिस को समझो। मैं तेजी से एक बार ब्रशअप कर देता हूं। जो भी सॉल्ट डाला जा रहा है पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आने वाला आयन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से आने वाले आयन का हाइड्रोलिसिस होता है। उसके हाइड्रोलिसिस से वहां पर एसिटिक एसिड हाइड्रोक्सिल आयन जो भी बनता हुआ दिख रहा है वह दिखेगा। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। यह जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्जिस्ट करती है। इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिफाइन करा जा सकता है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की डेफिनेशन रिएक्शन को देखकर लिखी जाती है। यदि वहां पर कोई वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है तो उसको कांस्टेंट के साथ में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वाटर का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहने लगते हैं। इस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की ये जो डेफिनेशन है इसकी वैल्यू को देखने और समझने के लिए हमें किसी सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना होता है। H पॉजिटिव से, देखो H पॉजिटिव से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है और H पॉजिटिव से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके इधर फिर उस एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देख लेंगे और वहां पर हमें KW और एक दूसरा टर्म देखने लगेगा। इस तरह से हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को देखकर उसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं और उसके एक्सप्रेशन को हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं। देयर आफ्टर इस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की जो डेफिनेशन लिखी है इसमें हम जो भी आयंस जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके कंसंट्रेशंस को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जो रिवर्सिबल कंडीशन में, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें जो भी कंसंट्रेशंस दिख रहे हैं वह हम इस डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इस तरह का एक्सप्रेशन हमने डिसोसिएशन ऑफ एसिड और बेस में भी देखा था। वहां हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करते थे तो इसी तरह का अल्फा स्क्वायर C by 1 माइनस अल्फा दिखता था। इधर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H डिफाइन करा है तो H स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस H। फिर हमने इधर कहा कि ये जो H है 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसलिए H स्क्वायर C से लिखा जा सकता है। और फाइनली H का यह एक्सप्रेशन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए यह एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए एक्सप्रेशन लिखने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन के लिए एक्सप्रेशन और फाइनली POH डेफिनेशन लगाने के बाद POH के लिए यह फाइनल एक्सप्रेशन। बड़े ध्यान से इन सारी चीजों को देखिए, नोट डाउन कीजिए एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ऑलमोस्ट ऐसा कैसे ही होगा मैं समझाऊंगा, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं उस आर्टिकल पर आता हूं।